वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लास 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का एएससी पेपर हिंदी है। इसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कल आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए इसकी शैलीकृत नियमों को लिखे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखना है। आप लोग क्या लिखना है? तो प्रस्तावना। उसके बाद आप लोग उत्तर लिखना है, ठीक। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि हिंदी भाषा में लेखन कला का विशेष महत्व है, यानी कि जो हिंदी कला है उसमें लेखन कला का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेखन के अनेक रूप है, यानी कि लेखन है इसके अनेक रूप है, जिसमें एक संप्रेषण महत्वपूर्ण रूप है और जिसमें जो संप्रेक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। कम शब्दों में अधिक बात कहना ही संप्रेक्षण का उद्देश्य है, यानी कि हम लोग देखो कम शब्द बोलेंगे और लेकिन उसका बात अधिक हो जाता है, उसी को हम लोग संप्रेक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि कम शब्द उसको कम शब्दों में हम लोग अधिक बात कहते हैं, उसे संक्षेपण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका संक्षेपण की परिभाषा, तो संक्षेपण की परिभाषा क्या होता है तो देख लीजिए कि किसी बड़े गद्यांश, लेख, कहानी, भाषण या विचार को उसके मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में लिखना संप्रेक्षण कहलाता है, ठीक। यानी कि देखिए मेरे प्यार दोस्तों, यानी कि जो लेख है यार, कहानी है, भाषण है, इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, ठीक। यानी कि छोटा शब्द में बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार को संक्षेपण की परिभाषा हो जाता है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि दिया गया है, अर्थात मूल विषय की मुख्य बातें का संक्षेपण में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण करता है। यानी कि बहुत ही ज़रूरी बात है, उसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में या कम शब्दों में बता देंगे तो उसी को ही हम लोग कहते हैं संप्रेक्षण। समझ में आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं संक्षेपण की शैलीकृत के नियम। तो संक्षेपण का शैलीकृत का नियम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि संक्षेपण में मूल भाव सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि जो संक्षेपण होता है उसमें जो मूल भाव हो वो एकदम सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि भाषा सरल और स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। यानी कि जो संक्षेपण का जो भाषा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए और एकदम स्पष्ट होना चाहिए और एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा कि अनावश्यक शब्द, उदाहरण और विस्तार हटा देना चाहिए। यानी कि जो ज़रूरी नहीं है उसको आप लोग नहीं बोलना है, जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को हम लोग बोलना है या शब्दों को उच्चारण करना है, उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण, ठीक है। उदाहरण और विस्तार नहीं बताना है, यानी कि पूरा लंबा खींचना नहीं है, हम लोग उसको जो बड़ा चीज़ है उसको हम लोग छोटा के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं ना किसी भी शब्द को, उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण। इसी में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 4 कि अपने शब्दों में संक्षेपण लिखना चाहिए। यानी कि अपना शब्दों में ही संक्षेपण लिखना चाहिए, दूसरों के शब्दों में नहीं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप लोग लिखिएगा कि विचारों का क्रम बना रहना चाहिए। यानी कि विचार है उसको एकदम क्रम हिसाब से बनना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कि कम शब्दों में अधिक बात कहनी चाहिए। यानी कि जो देखो हम लोग कम ही शब्द कहेंगे लेकिन बात जो होता है वो अधिक बात कहनी चाहिए, ठीक है। यानी कम शब्दों में हम लोग अधिक बात कहनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में लिखेगा कि वाक्य छोटे और स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो वाक्य होता है, यानी कि जो शब्द वाक्य है वो छोटे होना चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए, इसी को हम लोग संप्रेषण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर संक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि व्याकरण तथा वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि इसका जो व्याकरण होना चाहिए और वर्तनी यानी कि वार्तालाप करते हैं उसको एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कि संक्षेपण का उचित शीर्षक देना चाहिए। यानी कि जो संक्षेपण होता है इसका एक उचित शीर्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो संक्षेपण का एक उचित शीर्षक देना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 कि पूरी रचना की शैली एक समान होनी चाहिए। जो पूरी रचना है उसका जो शैली है वो एकदम एक समान होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग लास्ट में लिख लेना है मेरे प्यार दोस्तों, उपसंहार लिख देना है। उसके बाद आप लोग को लिख देना है कि संक्षेपण लेखन की एक उपयोगी कला है। यानी कि संक्षेपण लेखन की एक उपयोगी कला है, इसके द्वारा बड़े विषय को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो बड़ा शब्द है या तो बड़ा विषय है इसको हम लोग बिल्कुल आसानी भाषा में और कम शब्दों में देखेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण। यदि विद्यार्थी इसके नियमों को पालन करे तो वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो यदि यही सब करेंगे तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय में, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। क्योंकि हम लोग पूरा कहानी को पढ़ते हैं, अच्छा आप लोग देख लीजिए, हम लोग पूरा हिंदी कहानी या किसी भी इंग्लिश का कहानी या कुछ भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम में हम लोग लिखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट होता है तो उसी को ही तो हम लोग लिखते हैं। तो इसी प्रकार ही
इसमें इसमें समझाया गया है, तो इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं। अब हम लोग संक्षेपण देख चुके हैं, अब हम लोग संप्रेषण की आधुनिक वीडियो पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो इसका भी आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद उत्तर लिखिएगा। ठीक, कि मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, प्राणी है, सॉरी दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों जैसे भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण के माध्यम से करता है। यानी कि जो हम लोग किसी भी चीज़ को आदान प्रदान करते हैं वो संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। आज विज्ञान और तकनीकी के विकास से संप्रेषण के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आधुनिक युग में संप्रेषण के अनेक नई विधियाँ विकसित हुई है। देखिए क्या क्या कि जिनसे जीवन सरल और तेज हो गया। अब देख लीजिए इसका अभी क्या आधुनिक संप्रेषण के प्रमुख विधियाँ क्या है। देखिए आधुनिक संप्रेषण में जैसे कि आप लोग का मोबाइल हो गया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार पत्र संप्रेषण के प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के माध्यम से हम लोग दूर बैठे व्यक्ति से हम लोग संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखें मेरे विचार। अब आप लोग के जो विचार है उसको लिख देना है, ये मेरे विचार है। ठीक, कि मेरे विचार से संप्रेषण की आधुनिक विधियां मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उसके कारण दुनिया छोटी लगने लगती है। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यापारी व्यापार बढ़ा सकते हैं और लोग घर बैठे देश विदेश की खबरें जान सकते हैं। संकट के समय भी इन साधनों से तुरंत सहायता मिलती है। अब हम लोग इसका भी उपसंहार लिख देना है आप लोगों को, तो कैसे लिखेंगे। अंत में कहा जाता है कि संप्रेषण की आधुनिक विधियां मानव जीवन की बड़ी उपलब्धियां है, यानी कि बड़ी उपलब्धि है। इनसे समय की बचत होती है और कार्य तेजी से होता है। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये समाज और देश की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध होगी। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि पल्लवन क्या है और इसकी उपयोगिता को बताइए। ठीक, जितना भी सारा मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के 15 मार्क्स के एग्जाम के आने की, ये सब पूरी संभावना है और ये हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, तो पल्लवन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताइए। तो हम लोग इसका भी प्रस्तावना लिखना आप लोगों को कि हिंदी भाषा में लेखन कला के अनेक रूप हैं। हिंदी भाषा में लेखन कला के अनेक रूप है, उनमें पल्लवन एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक, इसके माध्यम से छोटे विचार को विस्तारपूर्वक और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी किसी भी शब्द को जो छोटे विचार है, ठीक, छोटे विचार को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे और इसका विस्तार पूर्वक हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। यह विद्यार्थी को सोचने, समझने और लिखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि पल्लवन की परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि किसी सूती नहीं है, किसी व्यक्ति है। ठीक, कहावत, लोक, व्यक्ति, भाव, विचार या छोटे वाक्य को विस्तार से समझाकर लिखना पल्लवन कहलाता है। यानी किसी भी एक शब्द है, ठीक, उसको बारे में यहाँ पर पूछता है। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम हुआ, हिस्ट्री में हुआ, तो छोटा सा भी शब्द है उसको हम लोग विस्तार से लिखना पड़ता है ना, तो उसी प्रकार ही पल्लवन में भी बहुत ही अच्छा से लिखना पड़ता है, पूरा विस्तार के साथ। ठीक है मेरे प्यारे, यानी कि आप लोग लिखे होंगे हिस्ट्री के एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की व्यवस्था के बारे में बताओ, तो आप लोग कितना अच्छा से एकदम विस्तार से उसके बारे में दिए, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं पल्लवन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार देख लीजिए कि अर्थात संक्षिप्त विचार को बढ़ाकर सरल, स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखना ही पल्लवन करता है। यानी कि जो एक सरल है और स्पष्ट है, ठीक, उसी को यानी कि हम लोग पूरा बड़ा एकदम पूरा विस्तार से उसके डिटेल्स को पूरा अच्छा समझा देंगे या उसको बताएंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं पल्लवन। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि पल्लवन के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद पल्लवन की उपयोगिता, यानी कि इसका क्या उपयोगिता है, यानी कि इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो पल्लवन से विचारों को विस्तार से समझने की क्षमता बढ़ती है। इससे लेखन कला का विकास होता है और भाषा पर अधिकतर मजबूत होता है। कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति बढ़ती है। किसी व्यक्ति या कहावत का सही अर्थ समझ में आता है। ठीक, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। देखो हम लोग कोई परीक्षा देते हैं तो हम लोग को तो दो लाइन में ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम लोग को आंसर कितना बहुत ज़्यादा देना पड़ता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी प्रकार ही जो हम लोग पूरा विस्तार से उसका आंसर को बताते हैं, उसमें लिखते हैं कॉपी में, तो उसी को हम लोग पल्लवन कहते हैं। विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना सीखा जाता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद आप लोग उपसंहार में लिखिएगा कि पल्लवन हिंदी लेखन की एक उपयोगी विधा है। इसके अभ्यास से विद्यार्थी भाषा
में निपुण बनते हैं तथा अपने विचारों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए पल्लवन का ज्ञान बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए आप लोग पॉइंट नंबर 4 कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व की विवेचना करें। अब हिंदी भाषा के हम लोग को महत्व का विवेचना करना है तो इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे कि मनुष्य अपने विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के बिना समाज और सभ्यता का विकास संभव नहीं। यानी भाषा के बिना हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम लोग भाषा को ही नहीं बोल पाएंगे तो लोग कैसे समझेगा, ठीक है। भाषा मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ने का संबंध महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि हम लोग किसी भी एक व्यक्ति को कहेंगे तो हम लोग भाषा के माध्यम से ही तो बोल सकते हैं, तो इसीलिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे विशाल देश में हिंदी भाषा का विकास विशेष महत्व है। यानी जो भारत जैसे हम लोग का देश है भारत, तो भारत में देखो तो कितना महत्व है हिंदी भाषा का, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके बाद भाषा की परिभाषा कि मनुष्य द्वारा अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि संकेतों तथा शब्दों के व्यवस्थित रूप को भाषा कहते हैं। उसके बाद अर्थात जिस माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक। यानी कि अपना बात हम दूसरे को जो बोलते हैं उसको हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक। अब हिंदी भाषा का महत्व कि राष्ट्र की संपर्क भाषा, ठीक। देखो हम लोग का जो राष्ट्र है उसका राष्ट्रभाषा हम लोग का हिंदी है, तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और समझी जाने वाली भाषा है। यह विभिन्न राज्यों के लोग को जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि जो विभिन्न राज्य है, यानी कि देखो जो दूसरा राज्य है तो दूसरा राज्य में दूसरा भाषा बोला जाता है, लेकिन जो हिंदी भाषा है ना वो सभी राज्य में बोला जाता है जो भारत में रहता है, तो इसीलिए ही बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर कि सरल और सहज भाषा, ठीक, कि हिंदी भाषा सरल, मधुर और सीखने में आसान है। यानी जो हिंदी भाषा है इसको हम लोग पढ़ने में, लिखने में कितना आसान है, ठीक, इसलिए इसे आसानी से समझा जा सकता है। संस्कृति की वाहक हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास और सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। साहित्य को समृद्धि भाषा हिंदी में अनेक महान कवियों और लेखन ने उत्कृष्ट रचनाओं की है। हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है। शिक्षा का माध्यम भारत के अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। देखो विद्यालय है भारत में, कितना सारा स्कूल है, कॉलेज है, सभी में हिंदी तो होता ही है। रोजगार में सहायक सरकारी कार्यालयों, मीडिया, पत्रकारिता, अनुवाद, शिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में हिंदी का ज्ञान उपयोगी है। क्योंकि देखो मीडिया है तो मीडिया भी हिंदी से ही बोलता है, न्यूज़ देखते होंगे आप लोग टीवी में, और पत्रकारिता यानी कि जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी हिंदी में ही लिखा होता है। इंग्लिश का भी होता है लेकिन ज़्यादातर हिंदी का होता है भारत में, ठीक। अनुवाद हो गया, शिक्षण यानी कि किसी को शिक्षा देते हो तो हम लोग हिंदी में देते हैं, तथा अन्य क्षेत्रों में हिंदी का ज्ञान उपयोगी है। उसके बाद 7 नंबर की राष्ट्रीय एकता का साधन हिंदी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोग में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना उत्पन्न करती है। विश्व स्तर पर पहचान आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली और पढ़ी जाती है। इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद उपसंहार में आप लोग लिखिएगा कि अंत में कहा जाता है कि भाषा मानव जीवन का आधार है और हिंदी भाषा भारत की पहचान है। हिंदी का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत अधिक है। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, तो आप लोगों को और 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें पार्ट 2, यानी कि आप लोगों को और 4 क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। और ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।